हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैं भी आईएएस पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं महाजनपद के बारे में। आज हम देखेंगे 16 महाजनपदों को, क्योंकि क्या होता है, इससे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो कितने जनपद थे, महाजनपद थे? तो ये 16 थे। प्राचीन भारत के इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। इस काल को प्रायः आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। इसी काल से क्या हो गया, हमें देखने के मिलते हैं, सिक्कों का प्रयोग स्टार्ट हो गया था, लोहे का प्रयोग बढ़ता जा रहा था। और इसी काल में सिंधु सभ्यता के बाद भारत में नगरीकरण की दूसरी प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इसी समय बौद्ध तथा जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ। महाजनपद काल के समय ही हम क्या देखते हैं कि बौद्ध धर्म आता है, फिर उसके बाद जैन धर्म आता है। तो इस प्रकार क्या होता है, ये एक परिवर्तनकारी काल माना जा सकता है। बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जनपद शब्द का अर्थ होता है ऐसा भूखंड जहाँ जन, अथवा जन का मतलब क्या होता है, लोग अपने पांव रखते हो, अर्थात बस गए हो। इस शब्द का प्रयोग संस्कृत और प्राकृतिक दोनों भाषाओं में मिलता है। प्राकृतिक भाषा कौन सी होती है, जो आम लोगों के द्वारा बोली जाती थी, वही प्राकृतिक भाषा होती थी। और इस प्रकार महाजनपद का अर्थ होता है बड़ी राजनीतिक भौगोलिक इकाइयों के तौर पर लिया जा सकता है। किसको, महाजनपद को बताया जा रहा है इसमें। ग्रामीण एवं नगरी दोनों प्रकार की परिधियों के सह अस्तित्व इन महाजनपदों की विशेषता थी। यानी कि जनपद में क्या था, शहरी व्यवस्था भी देखने को मिल रही थी और ग्रामीण व्यवस्था को भी देख सकते थे हम। यह उत्तर वैदिक काल का वह समय था जब भारत में सिंधु सभ्यता के बाद दूसरा नगरीकरण हो रहा था। पहले हम देखते हैं सिंधु सभ्यता कैसी थी, तो सिंधु सभ्यता नगरी सभ्यता थी, यानी कि शहरी सभ्यता थी। और फिर उसके बाद वैदिक सभ्यता आती है, तो वैदिक सभ्यता को क्या कहा जाता है कि वो ग्रामीण सभ्यता थी। ये सभी महाजनपद आज के उत्तरी अफगानिस्तान से पूर्वी बिहार तक, दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के बेसिन तक फैले हुए थे। यानी अफगानिस्तान जब हम देखते हैं, भारत का मैप कहाँ मिलता है, इधर से मिलता है, यानी कि यहाँ से लेके बिहार इधर पे पड़ता है, तो यहाँ तक क्या था, ये फैला हुआ था। कालांतर में मगध महाजनपद इन सभी महाजनपदों की सबसे शक्तिशाली उभरा और भारत का प्रथम साम्राज्य बन गया। मगध क्या था, महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली अगर पूछा जाएगा तो क्या होगा, वो मगध होगा। बौद्ध ग्रंथों में भारत को 5 भागों में विभाजित किया गया था। देखेंगे कौन कौन से वो थे। उत्तरापथ यानी कि पश्चिम वाला भाग, मध्य देश यानी कि पूर्वी भाग जिसे प्राची कहते थे, दक्षिणापथ तथा अपराहांत ये पश्चिमी भाग होता था। यद्यपि महाजनपदों के नाम की सूची इन ग्रंथों में एक समान नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ जैन ग्रंथ भी 16 महाजनपदों की पुष्टि करता है। यानी कि जैन का है एक भगवती सूत्र में क्या होता है, 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है हमें। ये 16 महाजनपद थे, इनका नाम देखेंगे, काशी, कौशल, अंग, मगध, वाजी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार, कंबोज। तो क्या थे ये 16 महाजनपद थे। और हम देखेंगे महाजनपद और उनकी राजधानियाँ तथा वो वर्तमान में कहाँ पर स्थित हैं। तो पहले हम देखेंगे अंग की राजधानी क्या थी, चंपा। अभी ये वर्तमान में कहाँ पर है, तो ये भागलपुर और मुंगेर के आसपास का क्षेत्र है, जो कहाँ पे है, पूर्वी बिहार में है। तो आपको याद रखना होगा, अंग की कैपिटल क्या थी, यानी कि राजधानी क्या थी, चंपा थी। और ये क्षेत्र कहाँ पर है, तो ये भागलपुर मुंगेर के आसपास का क्षेत्र है, जो कि पूर्वी बिहार में आता है। सेकंड क्या है, मगध की राजधानी क्या थी, राजगृह वैशाली। तो ये कहाँ पे पड़ता है, तो ये देखिए, मगध की राजधानी राजगृह वैशाली या पाटलिपुत्र कह सकते थे। और ये कहाँ पे है, ये पटना के आसपास का क्षेत्र है। और ये मध्य दक्षिणी बिहार के आसपास भी पड़ता है। तीसरा क्या है, काशी की कैपिटल क्या थी, वाराणसी। ये आधुनिक में क्या है, बनारस के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश में है। वत्स की कैपिटल क्या थी, कौशाम्बी थी। कौशाम्बी कहाँ, इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है, जो उत्तर प्रदेश, प्रयागराज, उसी को कहते हैं कौशाम्बी। और फिर वज्जी की कैपिटल क्या थी, वैशाली या फिर विदेह या मिथिला। ये कहाँ है, ये दरभंगा मधुबनी के आसपास का क्षेत्र है, जो कि कहाँ पड़ता है, ये बिहार में पड़ता है। अगला है कौशल की कैपिटल क्या थी, श्रावस्ती थी। श्रावस्ती अयोध्या या फैजाबाद के आसपास का क्षेत्र है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है।
अवंती की कैपिटल क्या थी? उज्जैन। ये महासमती मालवा मध्य प्रदेश के आसपास का क्षेत्र है। मल्ल की कैपिटल क्या थी? मल्ल की कैपिटल थी कुशीनारा, यानी कि देवरिया उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है वर्तमान में। पंचाल की कैपिटल क्या थी? अहिछत्र या काम्पिल, ये उत्तरी उत्तर प्रदेश है। यानी जब हम उत्तर प्रदेश का मैप देखते हैं तो जो ऊपर वाला पड़ता है उधर पे है पंचाल। चेदी की कैपिटल क्या थी? सुक्तमती, ये बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के आसपास का क्षेत्र है। कुरु की कैपिटल क्या है? इंद्रप्रस्थ दिल्ली मेरठ एवं हरियाणा के आसपास का क्षेत्र है। मत्स्य की कैपिटल क्या थी? विराटनगर थी, ये जयपुर राजस्थान के आसपास पड़ता है। कंबोज हाटक इसकी कैपिटल थी और ये राजौरी हाजरा उत्तर प्रदेश के आसपास पड़ता है। सुरसैन की कैपिटल क्या थी? मथुरा थी और ये आधुनिक मथुरा उत्तर प्रदेश है। अस्मक की क्या थी? पोतन, ये दक्षिणी भारत में गोदावरी नदी घाटी के आसपास का क्षेत्र है। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद क्या था? ये था अस्मक की कैपिटल याद रखना पोतन थी। और गंधार की कैपिटल थी तक्षशिला और ये पेशावर व रावलपिंडी के आसपास का क्षेत्र था जो कि पाकिस्तान में है। तो आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। देखेंगे अंग की कैपिटल चंपा, मगध राजगिरी हो जाएगा, काशी का वाराणसी हो जाएगा, वत्स कौशाम्बी हो जाएगा, वौजी वैशाली हो जाएगा, कौशल श्रावस्ती हो जाएगा। अवंती उज्जैन, मल्ल कुशीनारा, पंचाल अहिछत्र, चेदी सूक्तमती, कुरु इंद्रप्रस्थ, मत्स्य विराटनगर, कंबोज हाटक, मथुरा। सूरसेन का क्या हो जाएगा? मथुरा हो जाएगा। अस्मक पोतन और गंधार का क्या हो जाएगा? तक्षशिला हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा है आपको? अगर अच्छा लगा है, आपको यूजफुल लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और इसे सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। थैंक यू।